Hello friends, welcome to Angels Learning. In this video, we are going to discuss NEET previous year questions from dimensional analysis. So let's get started. The first question is dimension of stress R. स्ट्रेस के क्या डायमेंशन है? हमें पता है स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स के डायमेंशंस हमें पता है m1 l1 t माइनस 2 एंड एरिया के डायमेंशंस होते हैं l स्क्वायर। तो स्ट्रेस के क्या डायमेंशंस हो जाएंगे m1 l माइनस 1 t माइनस 2। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C. Okay, now moving to the next question. Next question is a physical quantity of dimensions of length that can be formed out of C, G and E square upon 4 pi epsilon naught is। एक क्वांटिटी हमें बनानी है जिसके डायमेंशंस लेंथ के हों और वो वेलोसिटी ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऊपर डिपेंड करती हो। ये जो टर्म है ये हमारे क्लास 12 चैप्टर 1 में इंट्रोड्यूस होगी व्हेन वी विल बी डीलिंग विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ओके, दिस इज फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड इट इज स्पीड ऑफ लाइट। हमने लास्ट वीडियो में इसके और इसके डायमेंशन निकालना सीख लिया था। वेलोसिटी ऑफ लाइट के क्या डायमेंशंस थे हमारे, जो स्पीड के होते हैं। ठीक है, क्या थे m0 l1 एंड t माइनस 1। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशंस हमने रखा था m माइनस 1 l3 t माइनस 2। अब हमें इसका डायमेंशन निकालना नहीं आता, इसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं निकालना आता। तो इसके लिए देखो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जैसे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस के ऊपर डिपेंड करता है, the constant here is gravitational constant and m1 m2 upon r square. This gravitational force is between two point masses m1 and m2 separated at a distance r, and electrostatic forces is between two point charges q1 and q2 separated at a distance r, and this force is equal to, here the constant is 1 upon 4 pi epsilon naught. Say charge of this q1 is E and this q2 is also E, then it becomes E square upon r square. Okay, this is electrostatic force between two charges of same magnitude E. तो यहाँ से हमें ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा F टाइम्स आर स्क्वायर। ओके, सो इसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m1 l3 t माइनस 2। ओके, ये तो बात हो गई, बस डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीख लिया अभी हमने। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगर ये हमें पहले से पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो हमने अभी ये सीख लिया है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक क्वांटिटी है जिसके डायमेंशंस लेंथ के हैं, हमें ये बताना है कि उसका फॉर्मूला क्या होगा। वो क्वांटिटी सी, जी और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ कैसे रिलेट करती है। ठीक है, तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि वो क्वांटिटी x है और वो c की पावर x पे डिपेंड करती है, g की पावर y पे डिपेंड करती है और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर z पे डिपेंड करती है। अब इनके डायमेंशनल फॉर्मूला को इक्वेट कर देंगे और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम 1 कंसीडर कर लेंगे, डायमेंशन लेस कांस्टेंट लेना है। x क्वांटिटी के डायमेंशंस लेंथ के थे,
सी के डायमेंशंस पुट करो, फिर जी के डायमेंशंस पुट करो, और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस पुट करो। ओके, अब यहां से मास वाले टर्म साथ में रखो, -y प्लस z, लेंथ के लिए x प्लस 3y प्लस 3z, एंड फॉर टाइम -x minus 2y minus 2z, and on the left hand side it is only L power 1. Now comparing the exponents of mass, length and time on both the sides, we get लेफ्ट हैंड साइड पे मास के कोई भी डायमेंशंस नहीं है, तो -y plus z becomes 0. Second equation is x plus 3y plus 3z is 1, and third is -x minus 2y minus 2z is 0. Now solving this, from here we get y is equal to z, and substitute this in both these equations. We get y equal to half, z is also half, and x is -2. तो जो क्वांटिटी x है उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, c की पावर -2 पे डिपेंड कर रही है, तो 1/c², y और z की पावर हाफ पे, तो इन्हें अंडर रूट में रख सकते हैं और इनका प्रोडक्ट कर दीजिए, g टाइम्स e² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये ऑप्शन हमारा है, लेट मी चेक दिस, ऑप्शन सी, no, option A is correct. Answer is option A. Now coming to next question. Planck's constant h, speed of light in vacuum c, and Newton's gravitational constant g are three fundamental constants. Which of the following combination of these has the dimensions of length? इनके किस कॉम्बिनेशन की डायमेंशन लेंथ के इक्वल होंगी? लास्ट क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, मतलब हमें एक क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है जिसके डायमेंशंस लेंथ के हैं और वो प्लैंक्स कांस्टेंट की x पावर पे डिपेंड कर रही है, स्पीड ऑफ लाइट की y पावर पे डिपेंड कर रही है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की z पावर पे डिपेंड कर रही है। हमें इन तीनों के फॉर्मूला पता है, तो हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ इस तरह का क्वेश्चन हमारे जेई में हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, है ना, अगर आपको याद हो तो अभी इसे सॉल्व कर लेते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस हमने कैसे निकाले थे, E इज इक्वल टू एच न्यू वाले फॉर्मूला से निकाले थे। न्यू फ्रीक्वेंसी था, E एनर्जी थी। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। E एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला था, m1L2T-2, और फ्रीक्वेंसी का होता है टाइम इनवर्स। ये ऊपर चला जाएगा तो प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन हो जाएंगे m1L2 एंड T-1। ओके, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सबके डायमेंशनल फॉर्मूलाज को। m1L2T-1 पावर x, स्पीड ऑफ लाइट के लिए क्या फॉर्मूला है हमारा, L1T-1 पावर y, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए m-1L3T-2, ओके, पावर z। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी मास की पावर क्या बन जाएंगी, x माइनस जेड, लेंथ की 2x प्लस y प्लस 3z, टाइम के लिए -x माइनस y माइनस 2z। ओके, अब दोनों तरफ मास, लेंथ और टाइम के एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा,
मास इस साइड है ही नहीं, तो x माइनस जेड इज 0, 2x प्लस वाई प्लस 3z इज 1, minus x minus y minus 2z is also 0. From this equation we get x is equal to z. Substituting in both these equation we get 2z plus 3z, 5z plus y is equal to 1, minus 3z minus y is equal to 0, or 3z plus y is 0. Subtracting these two equations we get 2z is equal to 1 and z is half. Z is half and x is also equal to z, so it is also half. Now for y, 5z plus y is equal to 1. Putting half here, y is equal to 1 minus 5 by 2, or y is equal to minus 3 by 2. Okay. अब देखिए, तो वो क्वांटिटी जिसके डायमेंशंस लेंथ के इक्वल होंगे वो क्या हो जाएगी, h की पावर वो हाफ पे डिपेंड कर रही है, स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर -3/2 की टर्म्स में डिपेंड कर रही है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की भी हाफ पावर पे डिपेंड कर रही है। तो अंडर रूट hg अपॉन c क्यूब वो क्वांटिटी हो जाएगी जिसके डायमेंशंस लेंथ के इक्वल होते हैं। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए। Option A will be our answer. Now, coming to next question. If dimensions of the critical velocity Vc of liquid flowing through a tube are expressed as, अब क्रिटिकल वेलोसिटी के जो डायमेंशंस हैं वो हमें कह रहे हैं कि वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की पावर x पर डिपेंड कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड की पावर y पे डिपेंड कर रहे हैं, और रेडियस ऑफ ट्यूब की पावर z पे डिपेंड कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी है, इसके डायमेंशन वेलोसिटी ही है, तो उसके डायमेंशन वेलोसिटी वाले होंगे L1t-1। वो कैसे कैसे रिलेटेड है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की पावर x के साथ, डेंसिटी ऑफ लिक्विड की पावर y के साथ, और रेडियस ऑफ ट्यूब की पावर z के साथ। ठीक है, तो हमें अब इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूला पता होने चाहिए। फिर हम जो करते आ रहे हैं कि दोनों तरफ मास, लेंथ और टाइम के एक्सपोनेंट्स को इक्वेट करके एक्स, वाई, जेड की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है, कोफिशिएंट जो होता है विस्कोसिटी का वो इक्वल होता है फोर्स टाइम्स डिस्टेंस डिवाइड बाय एरिया इनटू वेलोसिटी। इस फॉर्मूला की हेल्प से हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेंगे, और हमें मिल जाएगा इसका m1 l-1 एंड t-1। ओके, डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m1 l-3, और रेडियस ऑफ ट्यूब तो लेंथ ही होता है। अब हम इन सब को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 एंड z की वैल्यू -1। एक बार सोल्व करके और वेरीफाई कर लेते हैं क्या यही आ रहा है। देखिए, L1t-1 नीटा की वैल्यू क्या है, m1 l-1 t-1 पावर x, रो के लिए m1 l-3 y एंड l पावर z।
तो मास की पावर्स क्या होगी, x प्लस वाई, लेंथ की माइनस एक्स माइनस 3y प्लस z, और टाइम की माइनस x। ओके, अब दोनों तरफ इक्वेट करा दो एक्सपोनेंट्स ऑफ mlt को। x प्लस वाई इज 0, so this gives x is equal to minus y, and minus x minus 3y plus z is 1, and माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। तो x की वैल्यू आ गई 1 के इक्वल, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 के इक्वल। अब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो x माइनस 1 प्लस 3 प्लस z इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से 2 प्लस z इज इक्वल टू 1, सो z इज माइनस 1। So our answer is option number 2. Okay. Now moving to next question. If energy E, velocity V and time T are chosen as fundamental quantities, then dimensional formula of surface tension will be. अब हमें surface tension का dimensional formula find out करना है। सरफेस टेंशन क्या होती है, हमारी फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसके डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1l0t माइनस 2। ये है सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला, और हमें निकालना है इसको ई, वी और टी की टर्म्स में। ठीक है, एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम की टर्म्स में। तो वही काम जो अब तक हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया है वही करना है। एनर्जी के डायमेंशंस देखो क्या होते हैं, m1l2t माइनस 2 से ये सरफेस टेंशन के x पावर पे डिपेंड करते हैं। सरफेस टेंशन एनर्जी की x पावर पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी की y पावर पे और टाइम की z पावर पे। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं ना ऐसे कि एनर्जी के जो डायमेंशन है उसकी पावर x पे टाइम्स वेलोसिटी की y पावर पे डिपेंड कर रही है। वेलोसिटी क्या होता है, L1t माइनस 1, इसकी पावर y पे और टाइम की पावर z पे डिपेंड कर रही है। अब कोफिशिएंट्स को साथ साथ रख दो, मास के क्या हो जाएगा x, लेंथ का 2x प्लस वाई और टाइम का माइनस 2x माइनस वाई प्लस z। अब ये जो एक्सपोनेंट्स है मास, लेंथ और टाइम के इसमें इन्हें सरफेस टेंशन के साथ इक्वेट कर दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, 2x प्लस वाई 0, x 1 था तो यहाँ से y क्या आ जाएगा माइनस 2, एंड z माइनस 2x माइनस वाई प्लस z इज माइनस 2। यहाँ पुट करो x और y की वैल्यू, माइनस 2 प्लस z इज इक्वल टू माइनस 2, सो z इज ऑल्सो माइनस 2। तो हमने x, y और z की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। मतलब सरफेस टेंशन एनर्जी की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी की पावर माइनस 2 पे और टाइम की पावर माइनस 2 पे। सो सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी और वेलोसिटी और टाइम की टर्म्स में हो जाएगा ये। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। आई होप यू आर एंजॉयिंग। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। If force, velocity and time are taken as fundamental units, then dimension of mass are। अगर हम फोर्स को, वेलोसिटी को और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसीडर कर रहे हैं, तो मास के डायमेंशन इनकी टर्म्स में क्या होंगे। ठीक है, देख रहे हैं, से मास डिपेंड्स ऑन force power x, velocity power y and time power z। तो फोर्स के डायमेंशंस रखो, m1 l1t माइनस 2 पावर x
वेलोसिटी के डायमेंशंस रखो L t-1 और टाइम का तो टाइम ही होता है। अब इक्वेट कराना है, इक्वेट कराने के लिए मास की टर्म्स को साथ में रखो, लेंथ की टर्म्स को साथ में रखो और टाइम की टर्म्स को साथ में रखो। अब equating the exponents of mass, length and time on both sides. Okay, तो x is 1, x plus y is 0. This gives x is equal to minus y or y is equal to minus 1. And minus 2x plus minus y plus z is 0. Substituting the values of x and y here, minus 2 plus 1 plus z is equal to 0. So, minus 1 plus z is equal to 0 and z is equal to 1. So, यहाँ पे देखो वो क्वांटिटी जिसके डायमेंशंस मास के होंगे वो फोर्स, वेलोसिटी और टाइम की पावर 1, -1 और 1 के ऊपर डिपेंड कर रही है। फोर्स पावर 1, वेलोसिटी पावर -1 एंड टाइम पावर 1, ये उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। दिस इज आवर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the damping force on an oscillator is directly proportional to velocity. The units of the constant of proportionality are. जो ओसिलेटर है, जो उसका डैम्पिंग फोर्स है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब ये पूछ रहे हैं कि जो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के कांस्टेंट हम रिप्लेस करते हैं उसके डायमेंशंस क्या होंगे, उसके डायमेंशंस किसके डायमेंशन, एक बार ही लिख लेते हैं इसको। इसे हम लिख सकते हैं F damping is equal to, say that constant is K times velocity V. ओके, तो K के लिए फॉर्मूला हो जाएगा F damping पर यूनिट वेलोसिटी। डैम्प फोर्स के जो यूनिट्स हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, डायमेंशन हमें पता है ना, डायमेंशन की हेल्प से हम इसके यूनिट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। एक बार डायमेंशंस लिख लेते हैं, चलो m1 l1 t-2 और वेलोसिटी के डायमेंशंस होते हैं l t-1। जब इसे सॉल्व करेंगे तो k के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा m1 l0 एंड टाइम -1। तो कांस्टेंट के मास के पर डिपेंड कर रहा है और टाइम की इनवर्स पावर पर डिपेंड कर रहा है। मास की स्टैंडर्ड सिस्टम में यूनिट क्या होती है, केजी, और टाइम की सेकंड, तो ये इसकी यूनिट बन गई केजी पर सेकंड। ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमेंशंस ऑफ 1/√μ0 ε0। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक रिलेशन बताया था कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो परमिएबिलिटी कोफिशिएंट और एप्सिलॉन नोट पे इस तरह से डिपेंड करती है। तो इसके डायमेंशन हमें ये फॉर्मूला पता हो तो सिंपली हम कह सकते हैं कि 1/√μ0 एप्सिलॉन नोट के डायमेंशन स्पीड ऑफ लाइट वाले होंगे और स्पीड के डायमेंशन क्या होते हैं, L1 t-1। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। कीप वॉचिंग एंजल्स लर्निंग एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।